So, very good evening to all of you. Very warm welcome to the session. And now we are going to start with the pteridophytes. Right? सभी ज्वाइन कर चुके हैं आई थिंक क्लास को. ठीक है, तो हम लोग भी स्टार्ट करते हैं आप लोगों के साथ. और बताओ, घर पे सबका टाइम सही कट रहा है आप लोगों का? हाँ, अच्छे से चल रहा है. सर बहुत अच्छे से चल रहा है. मुझे पता चल गया, आपकी बातों से चल गया पता कि भाई कितनी अच्छी से चल रहा होगा. सही में सर इतना अच्छा है. हाँ, ओके. क्या करें, पर मजबूरी है ना, और जरूरी भी है. इस टाइम ये जरूरी है बहुत ज़्यादा, है ना. बहुत जरूरी है आइसोलेट होके रहना और हाइजीनिक कंडीशन मेंटेन करना, क्योंकि आप जानते हो, यू आर बायोलॉजी स्टूडेंट, तो आपसे बेटर कोई और नहीं जान सकता इस चीज़ों को. ठीक है, कि जानते सभी अच्छे से जानते हैं, ऐसा कुछ नहीं, सब जानते हैं अच्छे से. लेकिन एक बायोलॉजी जो फील्ड का स्टूडेंट होगा या उसने इसको पढ़ा होगा, वो इसकी इस बात की जो इम्पोर्टेंस होगी ना, उसको इतनी अच्छे से समझेगा कि यार अगर थोड़ा भी कहीं गलती हुई तो बहुत बहुत प्रॉब्लम वाली बात हो जाएगी, है ना. चलो ठीक है, एनीवे करते हैं, टाइम निकलेगा, सही हो जाएगा सब कुछ, एवरीथिंग ओके आफ्टर सम टाइम. चलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं विद योर टेरिडोफाइट्स. और टेरिडोफाइट्स में उससे पहले एक चीज पूछूंगा मैं आपसे, माइक ओपन कर रहा हूं आप सबका, कि यस एग्जैक्टली कि पिछले में कोई डाउट्स, कोई वर्ड्स ऐसा लगा जो आप लोग पूछना चाह रहे हैं, तो पहले हम वहीं से स्टार्ट करेंगे आगे वाले कंटेंट को डिस्कस करने से पहले. यस बच्चों, कोई डाउट, कोई ऐसा वर्ड जो आप पूछना चाहते हो कि सर ये वाला चीज थोड़ा मुझे वर्ड मुश्किल लगा, तो इस बारे में बता दीजिए, समथिंग लाइक दैट, या ऐसा कुछ. या फिर एवरीथिंग इज गुड, फाइन, चल रहा है, जो जो पढ़ा है एटलीस्ट वो वर्ड आपके माइंड में बैठ गया है, चीजें सही हो गई हैं. यस यस, दिव्यांशी, सिद्धांत, सारीना एंड नंदिनी, सब बच्चों. हाँ सर, सर आ तो गया है समझ. वेरी गुड, सर समझ आ गया. गुड, अच्छी बात. इससे बड़ी बात वही हो नहीं सकती मेरे लिए. लेकिन हाँ, अगर बाई चांस भी कोई वर्ड ऐसा लगता है, और ये नेचुरल फिनोमेना है बच्चों, ऐसा नहीं, बिल्कुल परेशान नहीं होना चीज में लेकर कि सर ये वर्ड है गया, नहीं हो रहा, तो बाद में भी पूछ सकते हैं, हम लोग कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं. ठीक है, टू वे कम्युनिकेशन का बेनिफिट यही है कि हम लोग चाहे कितनी दूरी हूँ, चाहे मैं कहीं बैठा हूँ, अगर मैं क्लास लूंगा, चाहे मैं तुम्हारे घर के पास में क्लास ले रहा हूँ या मैं अमेरिका में बैठ के क्लास ले रहा हूँ, एक ही चीज है, एक ही बात है, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं. चलो अब बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं क्लास को विद योर टेरिडोफाइट्स. टेरिडोफाइट्स में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट से हम लोग कुछ एनसीईआरटी के, मैंने कहा ना एनसीईआरटी को मैं वर्ड बाय वर्ड आपको एक एक पॉइंट क्लियर कराने की कोशिश करूंगा. फिर हम जो आपके वीकेंड क्लासेस हैं नीट की, उसमें उन पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, साथ ही पैरी के जो टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, ताकि हम नीट की प्रिपरेशन के लिए अभी से एकदम तैयार हो जाएं, एक अच्छी कमांडो फोर्स तैयार हो जाए. ठीक है, उसके लिए तैयारी है आपकी पर. चलो तो स्टार्ट करते हैं. टेरिडोफाइट्स, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में सबसे पहले ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमें समझना है. आपको सर हर बात आपका इंपॉर्टेंट ही होता है, मैं तो कहूँगा यार मेरी जो एक एक लाइन है या एनसीईआरटी की एक एक लाइन इंपॉर्टेंट ही है, क्योंकि आप लोग खुद फील करोगे कि सर सारा का सारा पेपर तो एनसीईआरटी में ही है, बस हमें थोड़ा माइंड ब्रॉड करना है, थोड़ी आंखें खुली रखनी है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, सब कुछ एनसीईआरटी के निचोड़ से निकल आता है. कम से कम अब तो ये नीट आया, नीट से आया है 5 to 6 ईयर के जब से, तो आपका एक एक क्वेश्चन बच्चों, एक एक क्वेश्चन जो है नीट का आपका 70, 80, 90% पेपर कहूँ मैं बायोलॉजी में, इवन केमिस्ट्री में भी काफी हद तक क्वेश्चन वहां से होता है. लेकिन हाँ, प्रैक्टिस जरूर होनी चाहिए. अगर मैं खाली ये कह दूं आपसे कि नहीं कि बस खाली बस पढ़ लो, एनसीईआरटी पढ़ लो, हो जाएगा, तो ये बहुत गलत बात होगी. जब तक एनसीईआरटी पढ़ने के बाद आप उस चीज के बारे में उन क्वेश्चंस को अच्छे से नहीं कर रहे हैं, एनसीईआरटी की एक एक लाइन को अच्छे से कवर नहीं कर पा रहे हैं, उनको समझ नहीं रहे हैं, तब तक ये 100% सक्सेसफुल नहीं होगा. राइट, तो आपको एक वर्ड इंपॉर्टेंट है. चलिए, टेरिडोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स में क्या क्या इंक्लूड होते हैं, तो पहली बात हमारे पास यही आती है, इट इंक्लूड हॉर्सटेल एंड फॉर्न्स. राइट, इट इंक्लूड हॉर्सटेल. हॉर्सटेल क्यों नाम दिया गया कुछ प्लांट्स का, वो इसलिए नाम दे दिया गया, उनकी जो जैसे
घोड़े की पूंछ होती है, हॉर्स की टेल होती है, वैसा ही कुछ स्ट्रक्चर प्लांट के लीफ और पूरे प्लांट का होता है। देखने में ऐसा लगता है घोड़े की पूंछ लटकी हुई है। दैट इज लाइक टेरिडोफाइट्स में हॉर्स टेल आते हैं और फर्न्स आते हैं। फर्न्स का डायग्राम मैंने आपको ये बना के दिखाया हुआ है, यहाँ पे शो किया हुआ आपकी स्लाइड पे, आपके स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, ये एग्जैक्टली फर्न्स हैं। इसके साथ ही साथ बच्चों टेरिडोफाइट्स को यूज किया जाता है मेडिसिनल पर्पस के लिए एज वेल एज सॉइल बाइंडर। बहुत अच्छा सॉइल को बाइंड कर सकता है ये टेरिडोफाइट्स, इसे सॉइल बाइंडर कहा जाता है। साथ ही साथ एक बड़ी बात, मेडिसिनल पर्पस। हम कहते हैं कि ये वाला प्लांट बहुत मेडिसिनली इंपॉर्टेंट है, ये वाला नहीं है सर, तो ज्यादातर ये देखा गया है जो टेरिडोफाइट्स हैं हमारे, उनमें मेडिसिनल प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है बच्चों। दूसरी बात, अब इतने सुंदर होते हैं ये, इतने सुंदर होते हैं कि लोग तो इनको भाई ऑर्नामेंट के फॉर्म में यूज करते हैं। यानी इनके जो इनके प्रोडक्ट्स को या इनके जो सीड्स बन रहे हैं, जो पाइन्स डेवलप हो रहे हैं, साइकस के जो आप देखो कोन डेवलप हो रहे हैं, या उनके पार्ट से या प्लांट के पार्ट से, उनको ऑर्नामेंट की तरह यूज करते हैं लोग। तो भाई सोना, गोल्ड, डायमंड्स और इन सब चीजों को ऑर्नामेंट करते हैं। कुछ लोग तो नेचर के बहुत क्लोज हैं, तो कुछ लोग तो एग्जैक्टली इसको ऑर्नामेंटल की तरह यूज करते हैं, घर में रखने के लिए, पहनने के लिए, अलग अलग तरीके से ऑर्नामेंट होंगे। तो एवोल्यूशनरी दे आर फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट। ये एक बहुत अच्छी बात है आप लोगों को समझाने के लिए कि जब एवोल्यूशन हुआ बच्चों, तो एवोल्यूशन के टाइम पे ये वो पहले प्लांट थे जो लैंड पर ग्रो करे। सबसे पहले लैंड प्लांट्स यही थे। तो आपको जब भी कोई क्वेश्चन पूछे कि फर्स्ट लैंड प्लांट कौन है, तो आप आंसर देना कि फर्स्ट लैंड प्लांट कौन है, तो फर्स्ट लैंड प्लांट्स आर द टेरिडोफाइट्स। कौन है ये? टेरिडोफाइट है। तो 3 पॉइंट हमारे पास क्लियर हुए। नंबर 1 मेडिसिनल प्रॉपर्टी, नंबर 2 ऑर्नामेंटल, नंबर 3 फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। राइट है। कहाँ मिलते हैं, हैबिटेट कैसा है, तो हमने कहा कूल हैबिटेट में, जहां पे ठंडक होती है, जहां पर सॉइल थोड़ी डैम्प होती है, शेडी प्लेसेस होते हैं, और यहाँ पर अच्छे से ये ग्रो करते हैं। तो देखा होगा लगभग भाई कुछ ब्रायोफाइट जैसी कैटेगरी यहाँ पे आती है, लेकिन उससे ज्यादा ये एडवांस हैं, क्योंकि वैस्कुलर बंडल जो हम जाइलम फ्लोएम पढ़ते आए हैं पिछली क्लासेस में, वैस्कुलर बंडल भी यहाँ फर्स्ट टाइम डेवलप हुए थे बच्चों। इसलिए आपका ये टेरिडोफाइट बहुत एग्जांपल वाइज इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। राइट, देखो एक अच्छी बात, ब्रायोफाइट में ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और मैं इसको स्टार दे रहा हूँ। जहां स्टार दे रहा हूँ मतलब वहां क्वेश्चन बने हुए हैं और आते हैं, आए हुए हैं कि ब्रायोफाइट में जो डोमिनेंट फेज है बच्चों, वो लाइफ साइकिल का गैमेटोफिटिक था। तो गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी जो थी लंबे टाइम के लिए रहती थी। गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी लंबे टाइम के लिए रहती थी, यानी कि हमारा जो प्लांट है वो लंबी ड्यूरेशन में गैमेटोफिटिक पार्ट उसका जो था वो अपना ड्यूरेशन ज्यादा रखता था, स्पोरोफिटिक वाला पार्ट थोड़े टाइम के लिए रहता था। इसमें थोड़ा सा उल्टा है, ब्रायोफाइट कंपैरिजन में थोड़ा उल्टा है। यहाँ पर हमारे पास टेरिडोफाइट्स में जो मेन प्लांट बॉडी होती है बच्चों वो स्पोरोफिटिक होती है, गैमेटोफिटिक मेन प्लांट बॉडी में कंसीडर नहीं होती। अब ये जो प्लांट बॉडी है या पूरा स्ट्रक्चर है प्लांट का आपके टेरिडोफाइट्स का, वो डिवाइड किया गया कुछ पार्ट्स में। नंबर 1 साफ साफ लिखा है ट्रू रूट मैंने, यानी यहाँ हमारे पास ब्रायोफाइट की तरह रूट लाइक स्ट्रक्चर नहीं मेरे बच्चे, ट्रू रूट मिलेगी। स्टेम लाइक स्ट्रक्चर नहीं, स्टेम ट्रू स्टेम मिलेगा, और लीफ लाइक स्ट्रक्चर नहीं, ट्रू लीफ। तो ट्रू स्टेम, true root and true leaves are present in your टेरिडोफाइट। ब्रायोफाइट में stem like, root like और leaf like था। इजी, तो ये पॉइंट आपके यहाँ पर पॉइंट क्लियर हो जाते हैं। चलिए अब यहाँ एनसीईआरटी के कुछ डायग्राम्स हैं, एज इट इज यहाँ पे मैंने स्लाइड्स में रखे हैं, आपके सामने देख रहे हो आप लोग कि सेलिजिनिला। पहला क्वेश्चन तो यही बन गया एग्जाम्पल का कि टेरिडोफाइट का एक एग्जाम्पल हो गया सेलिजिनेला। सेलिजिनेला टेरिडोफाइट्स में आता है। इसके पार्ट देखिए पहले, यहाँ देखो तो बच्चों ये छोटी छोटी लीव्स दिख रहे हैं आपको, दीज आर द लीव्स, राइट, दीज आर द लीव्स, और ये आपको नीचे की तरफ ही आती हुई रूट्स हैं, दीज आर द रूट एग्जैक्टली। तो ये रूट हो गई।
तो रूट है ट्रू, एग्जैक्टली दिख रहा है, लीव्स हैं ट्रू, एग्जैक्टली दिख रहा है, और स्टेम है, ये जो हॉरिजॉन्टल स्टेम है और वर्टिकल स्टेम भी दिख रहा है, स्टेम भी है। तो सेलिजिनेला में आपके पास ट्रू स्टेम, ट्रू लीफ, ट्रू रूट है, और सेलिजिनेला कुछ ऐसा दिखता है। इस डायग्राम को माइंड में रख लेना अच्छे से, लेबलिंग में आ सकता है कि ये क्या है, ये सेलिजिनेला है, ये इक्विसिटम है, या फिर ऑप्शन ये फर्न है, या ये साल्विनिया है, या ये ब्रायोफाइटा है, कोई भी एग्जांपल डाल देंगे, 4 ऑप्शन देंगे, जो कॉम्प्लिकेट बना सकते हैं बनाएंगे। तो पहली बात सेलिजिनेला कुछ ऐसा दिखता है, क्वेश्चन वाइज इंपॉर्टेंट हो गया। दूसरा डायग्राम एनसीईआरटी का आपके सामने देख रहे हो, इक्विसिटम कहते हैं बच्चों, क्या कहते हैं इसको, स्क्वीसिटम, इक्विसिटम कहा जाता है। इक्विसिटम में ऊपर की तरफ देखते हो स्ट्रोबिलिस मिल रहा है, स्ट्रोबिलिस, इसको पढ़ेंगे थोड़ी देर पढ़ने वाले, स्ट्रोबिलिस क्या होता है, नोड वाला पोर्शन जहां ब्रांचिंग हो रही है, वहां नोड्स मिलते हैं, 2 ब्रांच पॉइंट, इस ब्रांच पॉइंट के बीच में ये पूरा पोर्शन इंटरनोड हो गया। तो इंटरनोड आप लोगों ने एंजियोस्पर्म में ही पढ़ा था, 2 ब्रांच पॉइंट में स्टेम की जगह जो डिस्टेंस होता है स्टेम का पोर्शन 2 ब्रांच पॉइंट पर, उसको इंटरनोड कहते हैं, और जहां से ब्रांचिंग हो रही है इसको हम नोड कहते हैं। तो ये ब्रांच दिखा रखी है साइड में, ब्रांचेस हैं, ये स्टेम है, ये आपका राइजोम वाला कंडीशन दिखाया है, और ये एग्जांपल एक्जेक्टली किसका है, इक्विसिटम का है। इक्विसिटम भी आपका टेरिडोफाइट है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ देखते हैं, 1 सेकंड और आप जब तक तो देखो, राइट है बच्चों, बिल्कुल राइट है, सही चल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम लोग। अगला डायग्राम आप लोगों के सामने है, दैट इज योर फर्न। फर्न तो आपने स्कूल्स के में भी देखोगे, स्कूल में भी काफी पेड़ इस फर्न के लगाए जाते हैं, लगे होते हैं। साल्विनिया का प्लांट भी आपने बहुत कम देखा होगा, इसलिए, लेकिन साल्विनिया भी टेरिडोफाइट्स है। तो चारों एग्जांपल माइंड में क्लियर होने चाहिए, फर्न, साल्विनिया प्लस योर सेलिजिनेला एंड इक्विसिटम, याद कर डालो। अब टेरिडोफाइट की कुछ प्लांट बॉडी के बारे में पढ़ते हैं। हमने कहा हमारे पास, ये बात हम पढ़ चुके हैं, हमने कहा हमारे पास इन केस ऑफ टेरिडोफाइट there is a well defined, well differentiated vascular tissue. What do you mean by vascular tissue? कितनी बार पढ़ा है हम लोगों ने ये वर्ड, vascular tissue is the conducting part, कह सकते हैं, conducting part है जो फूड को कंडक्ट करने में हेल्प कर रहा है, जो वाटर और मिनरल न्यूट्रिएंट को कंडक्ट करने में हेल्प कर रहा है। तो योर एग्जैक्टली वैस्कुलर प्लांट फर्स्ट टाइम, वैस्कुलर पार्ट जो कहें या वैस्कुलर टिश्यू जो कहें, एग्जैक्टली फर्स्ट टाइम अपीयर हुए तो किसमें हुए, टेरिडोफाइट में। ये वैस्कुलर टिश्यू कौन से थे, क्या था ये, एग्जैक्टली याद रखना है, जाइलम एंड फ्लोएम, जिसको वैस्कुलर बंडल कहते थे। तो दिस वैस्कुलर बंडल इज कंपोज्ड ऑफ वैस्कुलर टिश्यू, एग्जैक्टली। तो अब आगे चलते हैं, लीव्स इन टेरिडोफाइट्स आर स्मॉल। भाई कुछ लीव तो छोटी छोटी दिखेंगे बच्चों, डायग्राम भी देखोगे, यहाँ दिखा देता हूँ, किसी में भी, इसमें देख लो, नहीं तो इसमें देख लो, इस वाले में देख लो, यहाँ देखो बच्चे से, या लीव्स कैसे दिख रही है बच्चों, इसमें छोटी छोटी लीव्स दिख रही है, स्मॉल लीव्स, है ना। तो स्मॉल लीव्स दिखती हैं, ऐसा नहीं होता कि बहुत बड़ी बड़ी लीव्स होती हैं टेरिडोफाइट्स में, स्मॉल लीव्स होंगी, या फिर आप कह लो कि यार ज्यादातर स्मॉल लीव्स मिलती हैं, कुछ स्मॉल साइज में होंगी, कुछ थोड़ी बड़ी होंगी, लेकिन एज ए होल बहुत बड़ी लीव यहाँ नहीं मिलती हैं, ठीक है। तो ठीक है जी, तो लीव्स स्मॉल हैं, जिनको हम क्या कह सकते हैं, माइक्रोस्पोरोफिल। तो माइक्रोफिल, नॉट स्पोरोफिल, माइक्रोफिल, इनके ऊपर स्पोरोफिल डेवलप होगा। तो माइक्रोफिल्स जो होती हैं स्मॉल लीव के लिए कहा गया है। तो सेलिजिनेला जो मैंने डायग्राम दिखाया आपको, सेलिजिनेला, इसमें ये जो स्मॉल लीव मैंने शो की हैं। तो आपको एक क्वेश्चन और फिर तैयार हो गया आपके लिए, नीट के लिए, कि स्मॉल लीव्स आर फाउंड इन विच ऑफ द टेरिडोफाइट्स। एग्जाम्पल आपको याद रखना है, सेलिजिनेला में स्मॉल लीव्स होती हैं, जो एनसीईआरटी में लिख दिया है ना, उस पर बेस क्वेश्चन बहुत बनते हैं, जिनको माइक्रोफिल्स कहा जाता है। क्या कहते हैं, माइक्रोफिल्स कहते हैं। दूसरी तरफ कुछ लार्ज लीव्स भी हो सकती हैं, जो कि आपको एग्जाम्पल मिलेगा फर्न्स का। इन लार्ज लीव को हम क्या कहते हैं, मैक्रोफिल। तो अब क्वेश्चन जो है जनरली पूछा जाएगा, तो पूछा जाएगा
माइक्रोफिल वर्ड यूज करके एंड मैक्रोफिल वर्ड यूज करके। तो आप लोगों के माइंड में ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे नहीं, स्मॉल लीव एंड लार्ज लीव बहुत इजी हो जाएगा। अब क्वेश्चन पूछेंगे यस, मैक्रोफिल्स आर फाउंड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टेरिडोफाइट्स। ऑप्शन दे दिया फर्न, ऑप्शन दे दिया आपके पास यस सेलिजिनेला, राइट। ऑप्शन दे दिया आपके पास एक और दे देते हैं दैट इज योर साल्विनिया, और एक कोई एंजियोस्पर्म का या फंगस का नाम डाल दो, एलगी का नाम डाल दो जो कॉम्प्लेक्स होता होगा, ठीक है। तो अब आपको आइडिया लगाना है कि जो एनसीईआरटी में लाइन दी है मैक्रोफिल के लिए उसने एग्जांपल क्या दिया है, उसी एग्जांपल को माइंड में पिक करके रखना और उठा के वहां पिक कर देना, ठीक है। आपका ऑप्शन मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा, आपको ऑप्शन लगाना है, यही तरीका होता है बहुत अच्छे वाला। एक पॉइंट में मैं साथ साथ आपकी नीट की प्रिपरेशन के लिए पॉइंट क्लिक कर रहा हूं ताकि एक लाइन पर आपने कैसे प्रिपरेशन करनी है क्लास 1 से आपके माइंड में तैयारी होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि हमें ये नहीं पढ़ते गए हो गया सर, क्या मिला हमें, कैसा पढ़ना है, क्या आना है, उसको एक स्ट्रेटजी की तरह जो हमारा टारगेट है उस टारगेट के अकॉर्डिंगली पढ़ना है। यानी जो क्वेश्चंस आ रहे हैं तो सीबीएसई क्वेश्चन से तो कहां से कैसे बनेंगे, नीट क्वेश्चन तो कहां से बन रहे हैं, एग्जैक्टली क्या क्या लाइन में ध्यान रखना है, कैसे पैटर्न करना है, वो सारी चीजें समझनी है। चलिए, तो स्पोरोफाइट्स जो हैं बच्चों क्या है स्ट्रक्चर, अभी हमने क्या सीखा, हमने माइक्रोफिल समझी, हमने मैक्रोफिल समझी, कहां मिलते हैं वो समझ लिया। अब चलते हैं आगे। स्पोरोफाइट बियर स्पोरेंजिया दैट आर सबटेंडेड बाय लीफ लाइक अपेंडेजेस कॉल्ड स्पोरोफिल। अब यहाँ पर जो एग्जैक्टली स्पोरोफिल हैं वो आपकी लीफ लाइक स्ट्रक्चर की तरह होते हैं, छोटे छोटे होते हैं जो कि लीफ के ऊपर प्रेजेंट होते हैं या सस्टेंडेड होते हैं उस पर, राइट। जैसे यहाँ डायग्राम में देखोगे, इस डायग्राम को थोड़ा ध्यान से देखना बच्चों। पहले ए को दिखाता हूँ, ए में दिखाता हूँ और उसका कलर चेंज करता हूँ, जैसे कलर यहाँ नजर तो आ जाएगा, चलेगा, ठीक है। ध्यान दो, माइक्रोस्पोरेंजियम ये कहाँ प्रेजेंट है, माइक्रोस्पोरोफिल के ऊपर प्रेजेंट होगी। तो माइक्रोस्पोरेंजियम माइक्रोस्पोरोफिल प्रेजेंट होगी, और माइक्रोस्पोरोफिल जो है इस व्हाट इट्स अ लीफ एग्जैक्टली है। माइक्रोफिल कहते हैं माइक्रोस्पोरोफिल, एग्जैक्टली लीफ के ऊपर मिलने वाला एक स्ट्रक्चर होता है, तो जिसके अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम होगा। इसी तरह से ये छोटी लीव्स हैं, स्मॉल लीव्स हैं, यहाँ पर मान लीजिए माइक्रोस्पोरोफिल्स हैं, इनके पास क्या मिलेगा, माइक्रोस्पोरेंजियम मिलेगा, ठीक है। जैसे कलर का चेंज करके दिखाते हैं, आपको आसानी से आइडिया लग जाएगा। फिर रेड वाला पोर्शन में दिखाएंगे, मान लीजिए इसके पास ये हमारा एक माइक्रोस्पोरेंजियम है, ये माइक्रोस्पोरेंजियम किस पे प्रेजेंट है, दिस माइक्रोस्पोरेंजियम इज प्रेजेंट, इट इज प्रेजेंट इन योर माइक्रोस्पोरोफिल। तो मान लेता हूँ ये मेरा माइक्रोस्पोरोफिल है, छोटा सा स्ट्रक्चर, उसके पास में यहाँ पर रेड कलर वाला अंदर की तरफ मान लीजिए माइक्रोस्पोरोफिल है, इस पर माइक्रोस्पोरेंजियम यहाँ पे अटैच है, ठीक है। ये माइक्रोस्पोरोफिल है, ऐसे दिखाया, तो यहाँ माइक्रोस्पोरेंजियम यहाँ पे अटैच है, मान लीजिए, ठीक है। इसी तरह से नीचे आते हैं तो मेरे पास है मेगा स्पोरेंजियम, ये मेगा स्पोरेंजियम अगर दिखा रहा हूँ यहाँ पर मान लीजिए, तो ये एक लीफ जैसी स्ट्रक्चर होती है, इस पे प्रेजेंट होता है, मान लीजिए ये वाला स्ट्रक्चर है जिसमें ये एग्जैक्ट लोकेटेड है, तो ये हो गया मेगा स्पोरोफिल। अब इस चीज को थोड़ा एनलार्ज करते हैं, थोड़ा और समझते हैं। यानी ये तो भी ऐसी लोकेशन थी कि एक प्लांट का पार्ट है, उसके अंदर ये छुपी हुई चीजें पड़ी हुई हैं। माइक्रोस्पोरोफिल के अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम है और मेगास्पोरोफिल में मेगास्पोरेंजियम है। अब मैंने क्या, इस प्लांट को ऐसे करके कट कर दिया, हमने इसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन कट कर लिया। कैसा, लॉन्गिट्यूडनल, ऐसे काटते हैं लंबा तो लॉन्गिट्यूडनल होता है, ऐसे काटते हैं ट्रांसवर्स होता है, ठीक है ना। ऐसे काटते हैं तो ट्रांसवर्स सेक्शन, ऐसे काटेंगे तो हो गया लॉन्गिट्यूडनल। तो हमने इस प्लांट को लिया और ऐसे करके लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन कट कर लिया। जब मैंने इसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन कट किया तो मेरे पास कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखा, इस तरह का स्ट्रक्चर दिखा, ठीक है। देखिए अब क्या हो रहा है, यहाँ पर सबसे पहले पढ़ते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम, जो हमने पढ़ा था। ये माइक्रोस्पोरेंजियम वाला स्ट्रक्चर कहाँ दिख रहा है हमें, ये देखिए माइक्रोस्पोरेंजियम है, बिल्कुल ठीक है। ये माइक्रोस्पोरेंजियम किसके ऊपर प्रेजेंट है, तो एक स्ट्रक्चर है माइक्रोस्पोरोफिल, उस पर प्रेजेंट है। तो मैं माइक्रोस्पोरोफिल का भी डायग्राम दिखा रहा हूँ आपको। देखो ये माइक्रोस्पोरेंजियम था, ये इसके ऊपर स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ये पूरा स्ट्रक्चर, इसको कहते हैं हम लोग क्या, माइक्रोस्पोरोफिल, राइट। तो ये माइक्रोस्पोरोफिल हो गया रेड वाला, और इसके ऊपर जो ग्रीन या ब्लू कलर से शो करूंगा मैं, दैट इज योर
माइक्रोस्पोरेंजियम। ये हो गया मेरे बच्चों इसके ऊपर माइक्रोस्पोरेंजियम। तो अब मेरे ख्याल से आपको एक तो लोकेशन माइक्रोस्पोरेंजियम की और कहाँ प्रेजेंट है, माइक्रोस्पोरोफिल में प्रेजेंट है, ये लोकेशन मेरे ख्याल से क्लियर हो गई होगी। अब इस माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर, इस माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या प्रेजेंट है, इसके अंदर प्रेजेंट है माइक्रोस्पोर्स। तो माइक्रोस्पोर की लोकेशन देखो जरा, माइक्रोस्पोर की लोकेशन देखो कहाँ है। इसको ब्लू कलर के थ्रू तो नहीं, इसको ग्रीन से दिखाते हैं, आइडेंटिफाई जाएगा। ये अंदर नजर आ रहा हो तो नहीं तो येलो कलर लेते हैं, येलो कलर नजर आ जाएगा आप लोगों को। यस राइट, तो इसके अंदर देखो ये नजर आ गया आपको, येलो कलर के डॉट दिखा दिए मैंने, ऐसे यहाँ 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 येलो कलर के डॉट दिख रहे हैं अंदर की तरफ जहाँ मैं डॉटेड कर रहा हूँ। तो आपको नजर आ रहे हैं ये वाले पॉइंट्स, ठीक है, ये नजर आ रहे हैं। तो दीज आर कॉल्ड छोटे छोटे से स्पोर, माइक्रोस्पोर, जो कहाँ प्रेजेंट हैं, तो ये माइक्रोस्पोर्स प्रेजेंट हैं माइक्रोस्पोरेंजियम में। और माइक्रोस्पोरेंजियम कहाँ लोकेटेड है, इट इज लोकेटेड, माइक्रोस्पोरेंजियम लोकेटेड ऑन माइक्रोस्पोरोफिल। तो अब मुझे माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरोफिल तीनों चीज क्लियर हो गई लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन को स्टडी करके। अब मैं आपको लेके चलता हूँ बड़े वाले पर, बड़े वाला यानी मेगास्पोर पर। तो मेगास्पोर जैसे ये माइक्रोस्पोर थे, ये बड़े बड़े स्पोर हैं अंदर की तरफ। ये प्रेजेंट है बड़ा स्पोर, ये प्रेजेंट है बड़ा स्पोर, ये प्रेजेंट है बड़ा स्पोर। दीज आर मेगास्पोर, इनको कहते हैं हम लोग मेगास्पोर। चलो ठीक है, मेगास्पोर समझ आया। ये मेगास्पोर कहाँ प्रेजेंट है, तो हमने कहा मेगास्पोर प्रेजेंट है मेगास्पोरेंजियम में। तो मेगास्पोरेंजियम को लेते हैं जी, मेगास्पोरेंजियम को डिफरेंट कलर से दिखाते हैं तो आप आसानी से समझ आ जाता है कहाँ पर ये लोकेटेड है। तो मैंने लिया मेगास्पोरेंजियम ब्लू कलर से। ये देखो ये स्ट्रक्चर, ये राउंडेड बॉडी स्ट्रक्चर जो दिख रहा है जिसके अंदर मेगास्पोर प्रेजेंट थे, दिस ब्लू कलर का स्ट्रक्चर इज नोन एज मेगास्पोरेंजियम। तो मेगास्पोर मेगास्पोरेंजियम के अंदर लोकेटेड है। यहाँ देख रहे हो आप सीधे इस डायग्राम के अंदर कहाँ पर मेगास्पोरेंजियम लोकेटेड है और मेगास्पोरेंजियम के अंदर मेगास्पोर्स लोकेटेड हैं। अब ये मेगास्पोरेंजियम कहाँ लोकेटेड है, ये एक ऐसे स्ट्रक्चर लीफ जैसा स्ट्रक्चर जो स्पोर की फॉर्म में नीचे से है उस पर लोकेटेड है। तो ये हो गई मेगास्पोरोफिल। तो मेगास्पोरोफिल को हम रेड वाले कलर से शो कर लेते हैं ताकि हमारी जो सिमिलरिटी है वो बन जाए। ये रही भाई मेगास्पोरोफिल, ऐसे करके निकाल दिया हमने, ये बना दिया मेगास्पोरोफिल। ये प्रेजेंट इस पर ये एग्जैक्टली ये लोकेटेड है, ऐसे करके समझ आ गई बात। ये हो गया, अब तीनों चीजें समझ आ चुकी है हमें अच्छे से। ये छोटा सा पोर्शन जो होता है मेगास्पोरोफिल में नीचे की तरफ निकलता है, इसको लिग्यूल कहते हैं। बस नाम आपको याद रखना है, ऐसा कुछ नहीं है बहुत ज्यादा आने वाला है, ना ही अभी आया है, डोंट वरी। पर हाँ, माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड माइक्रोस्पोरोफिल की लोकेशन पता होनी चाहिए ताकि एम्स लेवल के क्वेश्चन जो नीट में मर्ज हो गए हैं, अगर उस लेवल का क्वेश्चन बनता है तो आपके लिए वो आसान हो जाए। आपको पता हो माइक्रोस्पोर क्या है, आपको पता हो माइक्रोस्पोरेंजियम कहाँ मिलेगा और माइक्रोस्पोरोफिल कहाँ है। इसी तरह आपको पता हो मेगास्पोर की लोकेशन कहाँ है, मेगास्पोरेंजियम क्या है और मेगास्पोरोफिल क्या है। ठीक है, अब हम चल सकते हैं आगे। पहले आपसे मैं पूछूंगा डाउट्स। तो यस बच्चों, नाउ टेल मी योर डाउट्स। आप अपने डाउट्स बताइए जल्दी से, हम कुछ वर्ड्स पूछना चाहते हैं तो हम इसको डिस्कस करें। यस बच्चों, दिव्यांशी, सरीना, सिद्धांत, नंदनी, एवरीबॉडी। नहीं सर, समझ आ गया। वेरी गुड। दिव्यांशी तुम क्या कहती हो बच्चे? तो मुझे भी समझ आ गया। अरे वाह। नंदनी, सिद्धांत? सर आ गया समझ। अरे यार बढ़िया, तुम तो यार एक्सपर्ट हो बच्चे, एकदम से सर से ज्यादा एक्सपर्ट हो। सर तो तुम्हारे सामने कोई भी एक्सपर्ट नहीं है, ठीक है। सर से बढ़िया है, ऐसे ही पढ़ते रहना, अच्छे से याद करते रहना, लगे रहना। डेफिनेटली मैं कहूँगा तुम लोगों का सिलेक्शन बढ़िया तरीके से होगा, अच्छे कॉलेज में जाओगे। पर ये जो एंथुसिज्म है ना पढ़ाई का, और एंथुसिज्म जो आंसर देने का भी है, एंथुसिज्म जो आपकी क्वेरीज का भी है, यानी जो एक मैं बताऊँ रियल की बताइए, मैं बताऊँ एक सच्चाई बताऊँ, रियल की बताऊँ, एक बहुत अच्छा 15-16-17 साल का एक्सपीरियंस हो गया बच्चों पढ़ाते हुए। वही नीट, वही सब कुछ बच्चे पढ़ाते हुए। ये एक रियल ट्रुथ है, और आपको सच्चाई अगर बता दूं तो आप सच्चाई से रूबरू होंगे, तो मेरे ख्याल से आप लोग आगे भी उस चीज को
फॉलो करोगे तो आपके लिए बेनिफिट होगा। वो क्या सच्चाई है? बहुत बड़ी सच्चाई ये है, जब हम लोग क्लास 10 से आते हैं ना क्लास 11th में, तो हमारी एनर्जी लेवल बहुत अच्छी होती है, जैसे आप लोगों की भी है, बहुत बच्चों की होती है भाई। जैसे जैसे विचारों के ऊपर, बच्चों के ऊपर कोर्स बढ़ता है, यार फिजिक्स है सर, समझ नहीं आ रहा सर, फिजिक्स में ये प्रॉब्लम है सर, कैलकुलेशन कैसे करूं, मैं तो थक गया सर, थक गई, परेशान हो गए सर, नहीं समझ रहा, लॉग है सर, कैलकुलेटेड पार्ट है भाई ये। फिर केमिस्ट्री में बड़े सारे कहेंगे मेरे को सर यहाँ पर ना केमिस्ट्री में सर ये सॉल्यूशन वाला चैप्टर, सर ये एटॉमिक स्ट्रक्चर, इसकी सर कैलकुलेशन, अरे सर थक गए, मतलब बहुत बुरी हालत है। ओके, बायोलॉजी में कहते सर याद तो बहुत करना पड़ता है सर, बॉटनी को तो बहुत रटना पड़ रहा है सर। शुरुआत में इससे चलता है धीरे धीरे, मतलब शुरुआत में सब अच्छे से पढ़ रहे हैं, धीरे धीरे ये वाली कंडीशन आती है, अब सिलेबस बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, 11 सिलेबस है ही अच्छा खासा है बच्चों, 10th के कंपैरिजन 10th कुछ नहीं होता, जानते हो ना आप लोग अच्छे से, आप लोग पढ़ने वाले बच्चों, यू नो वेरी वेल 10th सिलेबस कितना है, इवन 9th का सिलेबस अच्छा है उससे कंपैरिजन में कहूँ तो, है ना। तो जैसे जैसे बड़ा अब बच्चे समझ हो जाते हैं। कुछ कहते हैं सर इस बार मेरे से नहीं हो रहा, मैं अगली बार गैप लेके करूंगा। मैं कहा यार परेशान ना हो, करता रहे, लगा रहे, धीरे करता रहे, ये भी कर ले वो भी कर ले, जितना टाइम निकलता है कर ले, ठीक है। बूस्ट करता रहता हूँ, उनको बूस्ट करता रहता हूँ, लगते हैं बेचारे, करते हैं। अब 11th तो निकल गई, 12th में आ गए। 12th का सिलेबस होता है छोटा, ज़्यादा बड़ा नहीं होता, सिंपल फंडा है। वो सिलेबस में चैप्टर बहुत कम है, उनका जो मार्किंग स्कीम कहें तो लगभग 45 से 49% के आसपास पेपर तो आता है, लेकिन बच्चे बहुत जल्दी से बोलते हैं क्योंकि वो लेवल भी बढ़ चुका था बच्चों का। अभी तो 10th के बाद 11th का लेवल इतना बच्चों का माइंड इतना बड़ा नहीं है, ज़्यादा पढ़ नहीं सकते, ज़्यादा चीज़ें वैक्यूलरी इतनी बड़ी नहीं है अभी। लेकिन जब 11th पार कर रहे होते हैं तो बहुत सारी नई चीज़ सीख रहे होते हैं, तो अब उनका माइंड का सेट भी बढ़ चुका होता है, माइंड का जो वैक्यूलरी है वो भी बढ़ चुकी होती है, पढ़ाई करने की कैपेसिटी भी बढ़ चुकी होती है, तो उनको 12th बहुत आसान लगती है, होती भी है आसान है। 12th अक्टूबर नवंबर खत्म हो जाती है, फिर प्रैक्टिकल फाइल एंड ऑल दोस। लेकिन इस दौरान सारी बात समझाने का ये है कि जो हमारा फर्स्ट डे 11th में जैसा एंथोसिक चलता है पहले 2 महीने, उसको आगे के 4-6 महीने तक जिस बच्चे ने खींच लिया, रियली बता रहा हूँ, जो पहले 2 महीने का एंथोसिज्म है जो आप लोगों का भी है, यही आपकी आवाज कट रही है सर, आवाज कट रही है आपकी। आवाज अभी आ रही है बच्चों? यस सर आ रही है। तो जो आपका एंथोसिज्म है पहले 2 महीने वाला है ना, अभी जो ऐसा है वैसा ही आप खींच के लेते चले जाना 6-7-8 महीने तक, यानी अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी कैसे भी करके खींच लेना इसको, वही ताकत, वही मोटिवेशन, वही जज्बा, तो सिलेबस 11 का बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। मुश्किल कुछ नहीं होता, बस आदमी और ह्यूमन के अंदर एक ह्यूमन शॉर्ट पाथ आइडेंटिफाई करने के लिए सोचता है हमेशा। जब भी इसको प्रॉब्लम आती है ना, छोटे से छोटा पाथ निकालने की कोशिश करता है, तो उस पर जाने की कोशिश मत करना। आप कोशिश करना कि मुझे लर्न करना है, ये मुझे समझना है, यही मेरा मोटो है। चाहे 11 में थोड़े मार्क्स कम आते हो, आ जाने दो, पर पीछे का रिवाइज करना मत छोड़ना, आगे पढ़ते जाना, अच्छे से क्वेश्चन पूछते रहना, जो चीज नहीं आती उसको जरूर पूछना। और हाँ, एक बड़ी बात और है इसमें, वो क्या है, किसी एक सब्जेक्ट के पीछे हाथ पैर धोकर मत पड़ जाना यार। नीट में क्वालिफिकेशन चाहते हो, क्वालिफाई करना चाहते हो, तो फिजिक्स केमिस्ट्री उतना ही इंपॉर्टेंट जितना बायोलॉजी इंपॉर्टेंट है। तो किसी एक सब्जेक्ट, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो फिजिक्स में महारथी जमा लेते हैं, यार दिन हुआ या रात हुआ कुछ भी हुआ फिजिक्स के क्वेश्चन निकाल दिए, और नो डाउट बहुत अच्छे क्वेश्चन निकालते हैं वो। लेकिन आपको आईटी नहीं जाना, आपको जाना है मेडिकल कॉलेज में एक अच्छा डॉक्टर बनना है, तो आपको फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स निकालने आने चाहिए, कम टाइम में निकालने चाहिए। जितना परसेंटेज है फिजिक्स का उतना टाइम उसको जरूर दो, बल्कि थोड़ा ज्यादा ही दो। दूसरा, केमिस्ट्री का सिलेबस भी वाइड है, बायोलॉजी की तरह 25% पार्ट आता है नीट का, उसको भी टाइम दो। कभी डरो मत, केमिस्ट्री से भी नहीं डरो, फिजिक्स से भी मत डरो, और जो नहीं डरता वो बहुत अच्छा है। बायोलॉजी को उसी तरह से पढ़ो, टाइम देना पड़ेगा, एक एक वर्ड समझने की कोशिश करो, फैक्ट्स माइंड में लाओ और रिवीजन करो। ये फंडे आप अपनाते रहो, उसी को माइंड में पिक करो, माइंड में एकदम चार्ट बना के छपा लो, उसी को तरीके से फॉलो करो। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ये तो बात हुई हमारी मोटिवेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे चलते हैं, क्योंकि आपको यही सब चीजें आगे तक करके ले जानी है, तभी आपका रिजल्ट फर्स्ट अटेम्प्ट में आ जाता है। अगर आप लोगों ने बीच में लैकिंग किया, यानी कि थक गए,
और नहीं मोटिवेट हो रहे हो, थोड़ा लैग कर रहे हो, 2-3 महीने निकाल दिए लैगिंग में, उससे 1 साल और बढ़ जाती है। आ जाएंगे मार्क्स, पहली बार आप दोगे पेपर में 720 का पेपर का मार्क है तो आपके 350-400 आ जाएंगे। 350-400 में 6 मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट वाला नहीं मिलेगा, तो आपको 600 क्रॉस करना पड़ेगा। तो 200 की जो कमी हो गई ना, मान ली 400 आ रहे हैं, 600 तक पहुंच सकते थे या 650 तक पहुंच सकते थे। कब? जब आप एंथोसिटिक तरीके से तैयार करते, स्ट्रेटेजिक तरीके से काम करते रहते, हर लाइन पे क्वेश्चन कौन से बन रहे हैं उनको उस तरह से पढ़ते रहते। खाली पढ़ने से नहीं, कैसे क्वेश्चन बन रहा है उस तरीके के पढ़ने से इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं। अब आगे यस बच्चों, यस सर लिग्यूल का क्या वो होता है? लिग्यूल जो हमने यहाँ डायग्राम बनाया ना, लिग्यूल, ये जो लिग्यूल है बच्चों एक ऐसा सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है नीचे से, ये हार्ड होता है थोड़ा सा, और मेगास्पोरोफिल जैसे लीफ लाइक स्ट्रक्चर था उसके जस्ट नीचे सपोर्टिंग पार्ट है खाली। लिग्यूल हार्ड होता है, कॉम्पैक्ट होता है, एक छोटा सा रुडिमेंट्री पार्ट है ना, एक डॉर्मेंट हो जाता है, रुडिमेंट्री पार्ट है थोड़ा सा निकला हुआ है, बाकी ऐसे कुछ खास फंक्शन, प्रोटेक्टिव फंक्शन का इसका देखा गया है, ठीक है, कवरिंग के फॉर्मेट में। दैट्स इट। चलो अब स्टार्ट करते हैं आगे। डन। स्पोरोफाइट्स बियर स्पोरेंजिया, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्पोरोफाइट्स जो हैं स्पोरेंजिया बियर करते हैं, एंड that are substanted by leaf like appendage called sporophyll। तो सिंपल फंडा था जो हमने पीछे पढ़ा था, स्पोरोफाइट, स्पोरेंजिया, स्पोरोफाइट्स बियर स्पोरेंजिया, स्पोरोफाइट में स्पोरेंजिया होगा, और स्पोरेंजिया कहाँ होगा? स्पोरोफिल के ऊपर होगा, जो कि लीफ जैसा स्ट्रक्चर होता है। इन सम केसेस, कुछ केसेस में स्पोरोफिल may form a distinct compact structure called स्ट्रोबिलाई। होता क्या है, अभी तक तो हमारा जो स्पोरोफिल था वो इंटैक्ट अलग से, मतलब एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर था, जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर के ऊपर प्रेजेंट था स्पोरोफिल। अगर ये स्पोरोफिल एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना रहा है, अगर ये स्पोरोफिल एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना रहा है, और ये कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर कोन जैसा दिख रहा है, जैसे आपके पाइन के कोन है, पाइनस के कोन, जो आप डायग्राम आगे दिखाऊंगा, पाइनस के कोन है, तो कोन जैसा स्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है। ये कोन जैसा स्ट्रक्चर जो है इसको स्ट्रोबिलाई कहा गया है, और ये क्या है? इट इज नथिंग, इट इज द स्पोरोफिल। जो एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना रहा हो इसको स्ट्रोबिलाई कहते हैं या कोन कह सकते हैं। ये कोन या स्ट्रोबिलाई कहाँ मिलता है? तो आपको बताना है, सेलिजिनेला में कोन्स ऑब्जर्व होते हैं, एंड इक्विसिटम के अंदर कोन ऑब्जर्व मिलते हैं, या हमें मिलते हैं देखने को, स्ट्रोबिलाई, दैट इज स्ट्रोबिलाई, राइट। दूसरी चीज, स्पोरेंजिया प्रोड्यूस स्पोर्स, बिल्कुल पता है स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर प्रोड्यूस होते हैं। किस प्रोसेस के थ्रू प्रोड्यूस होते हैं? तो आपका आंसर होना चाहिए मियोसिस के थ्रू होते हैं, राइट। एंड मियोसिस किस में हो रही है? स्पोर मदर सेल में। तो हमने ये कहा हमारी जो स्पोर मदर सेल है, स्पोर मदर सेल, राइट, स्पोर मदर सेल के अंदर क्या हुआ? इसमें हुई मियोसिस, और मियोसिस होने से क्या प्रोड्यूस हुए भाई? इसमें प्रोड्यूस हुए स्पोर्स। अब ये जो स्पोर्स हैं exactly produced by स्पोर किसके थ्रू? स्पोर मदर सेल से प्रोड्यूस हुए, किसके थ्रू? स्पोरेंजिया के थ्रू, स्पोरेंजियम के अंदर प्रोड्यूस होते हैं स्पोर। अब ये जो स्पोर प्रोड्यूस हुए हैं, ये स्पोर क्या कर रहे हैं? ये जर्मिनेट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं जर्मिनेट। जर्मिनेट का मीनिंग है वो ग्रो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं ग्रो करते हैं। इट गिव राइज इन कॉन्स्पिशियस स्मॉल मल्टीसेलुलर फ्री लिविंग मोस्टली फोटोसिंथेटिक थैलॉइड बॉडी कॉल्ड गैमेटोफाइट। तो सिंपल फंडा ये हुआ, हमारा स्पोरेंजिया के अंदर जो स्पोर बने, जो कि स्पोर मदर सेल के से मियोसिस होकर बने, ये स्पोर फेवरेबल एनवायरनमेंट में ग्रो करना शुरू करते हैं। ग्रो करके जर्मिनेट करते हैं, कह सकते हैं। जर्मिनेट करने पर में डिवीजन होता है, माइटोसिस है सिंपल डिवीजन, और मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बन जाता है। ये मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर जो है फ्री लिविंग स्ट्रक्चर है, ग्रो कर रहा है। इसके अंदर फोटोसिंथेटिक प्रोटीन प्रॉपर्टी भी है, यानी क्लोरोफिल कंटेंट भी है। ये क्लोरोफिल कंटेंट होने की वजह से फोटोसिंथेसिस कर पाता है आपका ये स्पोर जो मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बना है, इसने ग्रो करके डिवाइड करके। अब इस फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर को थैलॉइड या थैलस लाइक स्ट्रक्चर बन चुका है, जिसको हम कह सकते हैं प्रोथैलस। क्या कहते हैं? प्रोथैलस। तो फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट कॉल्ड प्रोथैलस। तो प्रोथैलस क्या बना? प्रोथैलस किससे बना? प्रोथैलस कुछ नहीं, ये गैमेटोफाइट प्लांट, गैमेटोफाइट पार्ट है, ये गैमेटोफिटिक पार्ट है। ये स्पोर के डिवीजन से बना है। किसके डिवीजन से? स्पोर के डिवीजन, स्पोर के जर्मिनेशन से
मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर बना जिसको गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर कहा गया और इसी को प्रोथैलस कहा गया। तो प्रोथैलस वाला पॉइंट हमारे क्लियर है सभी को? यस एवरीबॉडी? यस बच्चों, एवरीबॉडी? प्रोथैलस का फॉर्मेशन कैसे हुआ? दिस पॉइंट इज क्लियर, स्पोर से हुआ है, राइट? बताइए अपनी राय बताइए सभी। नंदिनी? यस सर, क्लियर ठीक है। है। सिद्धांत? सरीना एंड दिव्यांशी, एवरीबॉडी? राइट, क्लियर है। वेरी गुड। चलो अगला पॉइंट लेते हैं हम लोग। हाँ सर। गुड। क्योंकि मैं बार बार इसलिए पूछ रहा हूँ एक एक पॉइंट पे, ये वर्ड हमेशा बच्चों के कंफ्यूजन के रहते हैं। ये पूरी ये क्या था, ये क्या था, अरे यार परेशान हो जाते हैं बच्चे, बार बार परेशान हो जाते हैं। एक बार हम परेशान हो जाएंगे साथ में, दिक्कत नहीं। एक बार क्लियर हुआ नहीं, आप जाके इसको रिवाइज जरूर करना एनसीईआरटी से, बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, पेट का दर्द खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो। These gametophytes require cool, damp, shady places. ये जो gametophyte हमारा बना है ना, इसको प्रोथैलस कहा हमने। ये कैसी एरिया के अंदर ग्रो करता है? इसको चाहिए ठंडी जगह, कूल, डैम्प एरिया, शेडी, जहाँ छाया है, राइट? वहाँ आराम से ग्रो करेगा, मजे से ग्रो करेगा। ठीक है जी, चलो। बिकॉज ऑफ दिस स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्टेड रिक्वायरमेंट, ये जो रिक्वायरमेंट इसकी जो कूल, डैम्प, शेडी प्लेसेस वाली रिक्वायरमेंट है, हर जगह बनती नहीं है। कहीं पे डेजर्ट है, कहीं पे कुछ और कंडीशंस हैं। तो ये सारी कंडीशन जहाँ जहाँ मिलेंगी वो एरिया बहुत रेस्ट्रिक्टेड एरिया होगी, बहुत कम जगह मिलने वाली है। सिंपल फंडा है। तो इसी वजह से जब ये कंडीशन हर जगह नहीं मिलती तो हमारे फर्न, हमारे टेरिडोफाइट हर जगह उग भी नहीं सकते, है ना? तो इसलिए कहा बिकॉज ऑफ दिस स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्टेड रिक्वायरमेंट एंड नीड फॉर वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, द स्प्रेड ऑफ द लिविंग टेरिडोफाइट इज लिमिटेड and restricted to the narrow geographical region। यही वजह थी कि हमारे फर्न्स, हमारे जो टेरिडोफाइट्स हैं वो आपके आसपास नोएडा में, दिल्ली में, लखनऊ में नहीं मिलते देखने के लिए, है ना? ना यूपी में, ना महाराष्ट्र में नहीं देखने को मिल रही। कहाँ जाते हो देखने के लिए? पहाड़ी क्षेत्र पे जाते हो जहाँ पर ये कंडीशंस आपको मिलती है। इसलिए कहा रेस्ट्रिक्टेड एरिया में मिल रहा है, बहुत कम जगह मिलता है क्योंकि वहाँ पर वो कंडीशन फुलफिल हो रही होंगी, यहाँ नहीं हो पा रही है। चलिए, तो गैमेटोफाइट्स बियर, अब ये जो गैमेटोफाइट है जिसको हमने कहा प्रोथैलस ग्रो किया, अभी अच्छे एरिया में ग्रो किया, इस गैमेटोफाइट पे क्या होगा बच्चों? इट बियर मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन। इसमें मेल ऑर्गन भी होगा सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन भी होगा। अब इनको जो मेल सेक्स ऑर्गन है उसको कहते थे हम लोग क्या? एंथ्रीडिया। एंथ्रीडिया इज मेल सेक्स ऑर्गन, आर्किगोनिया क्या है? फीमेल सेक्स ऑर्गन रेस्पेक्टिवली। तो गैमेटोफाइट जो ग्रो करा उसके ऊपर मेल सेक्स ऑर्गन दिया जाएगा, एंथ्रीडिया, और फीमेल सेक्स ऑर्गन दिया जाएगा, यानी कि आर्किगोनिया। चलिए आगे चलते। वाटर इज रिक्वायर्ड, हमें पता है, अच्छे से जानते हैं, वाटर रिक्वायर्ड है ट्रांसफर ऑफ एंथ्रोजोइड्स के लिए। मेल गैमेट रिलीज एंथ्रीडिया, है ना? रिलीज फ्रॉम एंथ्रीडिया, मेल गैमेट एंथ्रीडिया से रिलीज होते हैं एंड कहां पे? ये कहां जाते हैं? माउथ ऑफ आर्किगोनिया। तो जो आपके मेल गैमेट हैं जो एंथ्रीडिया से रिलीज हुए हैं, एंथ्रीडिया क्या था? जो कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट था। इसी तरह से आर्किगोनिया क्या था? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट था। तो एंथ्रीडिया से रिलीज होंगे मेल गैमीट और कहां जाएंगे? ये गैमीट जाएंगे माउथ ऑफ आर्किगोनिया पर, क्योंकि आर्किगोनिया के बाद फीमेल गैमीट पर मिलेगा। फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट विद द एग, एग जो आर्किगोनिया में होगा उसके साथ फ्यूजन होगा, राइट? रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। क्या बन जाएगा? वहां पर जाइगोट बन जाएगा मेल गैमीट और फीमेल गैमीट के फ्यूजन से। तो यहाँ हमारा मेल गैमीट एंथ्रीडियम से निकला, पानी में होता हुआ कहां पहुंचा? फीमेल आर्किगोनियम पर, और उसमें प्रेजेंट एग के साथ गया फ्यूज्ड, राइट? फर्टिलाइजेशन हो गया। रिजल्ट स्ट्रक्चर क्या बन गया? दैट रिजल्ट स्ट्रक्चर इज जाइगोट। दैट रिजल्ट स्ट्रक्चर इज जाइगोट, रिमेंबर। चलिए अगले पॉइंट समझते हैं। जाइगोट जो अब बना हमारा वो कैसा है भाई? उसमें डिवीजन होना शुरू हो जाएगा। वो जाइगोट प्रोड्यूसेस मल्टी सेलुलर वेल डिफरेंशिएटेड स्पोरोफाइट। तो कहानी कहां पे चली गई दोबारा?
गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी से वापस स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी में चले गए। गैमेटोफाइट बने थे वो उससे डेवलप हुए स्पोरोफाइट की जाइगोट। अब जब ग्रो करा वो ग्रो कर डिवीजन करने लगा और अब मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बना जो वेल डिफरेंशिएटेड था। वेल डिफरेंशिएटेड का मतलब है कि डिफरेंट सेल थे, डिफरेंट टिश्यू बना रहे थे, उनके फंक्शन अलग अलग थे, डिफरेंशिएटेड था मीनिंग। वो डिफरेंशिएटेड स्ट्रक्चर जो बना जाइगोट से वो क्या था? स्पोरोफाइट। तो गैमेटोफाइट से अब स्पोरोफाइट की तरफ हमारी लाइफ साइकिल चल रही है, which is the dominant phase of the टेरिडोफाइट। और हम जानते हैं जो स्पोरोफाइट फेज है वो डोमिनेंट फेज है लाइफ का, टेरिडोफाइट की लाइफ का। मतलब ये हुआ कि हमारा टेरिडोफाइट की जो लाइफ साइकिल है उसमें वो स्पोरोफिटिक पार्ट ज्यादा टाइम में रहेगा, गैमेटोफिटिक पार्ट वाला कंडीशन कुछ कम टाइम में रहेगा। इसलिए स्पोरोफाइटिक पार्ट इज डोमिनेटिंग इन योर टेरिडोफाइट्स। इजी? कूल। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। हमने देखा मेजॉरिटी ऑफ टेरिडोफाइट्स जो होते हैं ऑल द स्पोर्स आर सिमिलर काइंड। ये देखा मिला कि यस अगर जिन टेरिडोफाइट्स में स्पोर डेवलप हो रहे हैं, बिल्कुल स्पोर बने हमें पता है, अगर वो स्पोर एक मेजॉरिटी ऑफ टेरिडोफाइट केस में स्पोर्स आर सिमिलर काइंड, एक जैसे हैं, तो उन प्लांट्स को हम कह सकते हैं होमोस्पोरस। मान लीजिए मेरे पास ये प्लांट है नंबर 1, नंबर 2 प्लांट है, नंबर 3 प्लांट है, 4-5 प्लांट टेरिडोफाइट्स ऐसे हैं जिनके स्पोर देखने में एक जैसे हैं। तो हम उन सब प्लांट को होमोस्पोरस वर्ड में यूज करेंगे। होमोस्पोरस है सभी प्लांट के स्पोर एक जैसे हैं, होमोस्पोरस हैं। जेनेरा लाइक सेलिजिनेला, डायग्राम देखा था सेलिजिनेला स्टार्टिंग में, एंड साल्विनिया, अगर याद नहीं आ रहा है तो हम दिखा देते हैं डायग्राम सेलिजिना एंड साल्विनिया का। देखो ये वाला डायग्राम साल्विनिया का है, आपने देखा, और सबसे पहले वाला डायग्राम सेलिजिनेला का ये रहा। तो सेलिजिनेला के केस में एंड साल्विनिया के केस में हम क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं कि भाई सेलिजिना एंड साल्विनिया व्हिच प्रोड्यूस टू काइंड ऑफ स्पोर्स। यहाँ पर दो अलग अलग टाइम के स्पोर बनते हैं। जो छोटा स्पोर होता है उसको माइक्रोस्पोर कहते हैं, छोटे वाले को माइक्रोस्पोर कहा गया, और बड़े वाले को मैक्रोस्पोर या लार्ज स्पोर कहा गया। जब स्पोर की साइज डिफरेंट हैं तो ऐसे प्लांट्स को हम कहेंगे हेटेरोस्पोरस। तो हमारे पास दो तरह के प्लांट्स कैटेगरी आती हैं, होमोस्पोरस एंड हेटेरोस्पोरस। मेगास्पोर जो बड़े साइज का स्पोर है एंड माइक्रोस्पोर जो छोटे साइज का स्पोर है जर्मिनेट करते हैं एंड गिव राइज टू फीमेल एंड मेल गैमेटोफाइट। मतलब ये हुआ मेगास्पोर से डेवलप होगा फीमेल गैमेटोफाइट और जो माइक्रोस्पोर से डेवलप होगा आपका मेल गैमेटोफाइट। तो हमेशा फीमेल जो है मेगा स्पोर से डेवलप होता है, हमेशा जो मेल गैमेटोफाइट है वो माइक्रोस्पोर से डेवलप होगा। ये पॉइंट भी हमें यहाँ पर क्लियर होना चाहिए। ये भी आपका नीट एंड आपके बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट पार्ट है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बनते हैं। अब आगे चलते हैं, थोड़ी सी बात और समझते हैं। हाउ मच टाइम वी हैव राइट नाउ? कितना टाइम हमारे पास है बच्चों? हमारी टी तो ठंडी हुई है, कोल्ड टी बन गई तो यस हाउ मच टाइम? सर 10 मिनट्स है अभी। 10 मिनट्स है। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको खत्म कर लेते हैं। सी female gametophyte in these plants are retained on the parent sporophyte for variable period। जो हमने फीमेल गैमेटोफाइट पढ़ा अभी थोड़ी देर पहले, वो ये जो फीमेल गैमेटोफाइट है प्लांट के ऊपर रहता है, लंबे टाइम तक रहता है, ठीक है। कुछ प्लांट में ये थोड़े टाइम रहेगा, किसी में ज्यादा, डिपेंड करता है अलग अलग। पेरेंट स्पोरोफाइट रिटेन ऑन पेरेंट स्पोरोफाइट फॉर अ वेरिएबल पीरियड। अच्छा दूसरी बात एक और कि डेवलपमेंट जो जाइगोट का हुआ है इनटू यंग एम्ब्रियो टेक प्लेस विद इन द फीमेल गैमेटोफाइट। जब ये जो जाइगोट बना था ना, स्टार्टिंग में जाओ यहाँ देखो, वापस आओ, ये देखो जाइगोट यहाँ बना है हमारा। जाइगोट कैसे बना था? जाइगोट बना था हमारा जब हमारा एंथीरियम आर्किगोनियम पर गया और उसमें एंथीरियम में जो मेल गामीट है वो उसके फीमेल गामीट आर्किगोनियम में फीमेल गामीट फ्यूज करा, तो आर्किगोनियम में क्या बन गया? जाइगोट बन गया। तो अब वही जाइगोट की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, राइट। ये
कि जाइगोट जो है आर्किगोनियम में है और वो जाइगोट वहां डिवाइड कर रहा है, ग्रो कर रहा है और क्या बना रहा है, यंग एम्ब्रियो बना रहा है। तो ये कहां हो रहा है, ये विद इन फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर हो रहा है, यानी आर्किगोनियम के अंदर हो रहा है। दिस इवेंट इज प्रिकर्सर टू सीड हैबिट। ये जो कंडीशन थी कि मेल गैमीट का आना, फीमेल गैमीट के आर्किगोनियम में जाकर तो फ्यूज करना और एक जाइगोट बन जाना, वो जाइगोट वहीं पर डेवलप होना, राइट। ये कैसा हैबिट है, जैसा एंजियोस्पर्म में, सीड प्लांट में, कवर्ड सीड प्लांट के केस में होता है, वैसी ही कंडीशन यहाँ भी कुछ मिल रही है। तो हमने देखा कि यार एंजियोस्पर्म तो बाद में डेवलप हुए हैं, उससे पहले टेरिडोफाइट डेवलप हुए थे। तो टेरिडोफाइट जो फर्स्ट सेस्टर प्लांट थे उसमें भी ये कंडीशन इस तरह की मिल रही थी जो आजकल एंजियोस्पर्म में मिल रही है। तो सीड हैबिट का जो डेवलपमेंट है कहीं ना कहीं इसी वाली कंडीशन से डेवलप हुआ है, यानी कि टेरिडोफाइट में जो कंडीशन दिखा रहे हैं हम, यही कंडीशन अब जो है सीड हैबिट में डेवलप हो चुकी है, राइट। तो दिस इवेंट जो था प्रिकर्सर था सीड हैबिट को डेवलप करने के लिए इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से। The pteridophytes are further classified on into 4 classes। 4 क्लासेस हैं हमारे पास टेरिडोफाइट्स को डिस्कस करने के लिए। एग्जांपल ही है, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना, चारों क्लास का नाम पढ़ना है और एग्जांपल कौन से उस केस में आ रहे हैं। पहली क्लास है सीलोप्सीडा। सीलोप्सीडा इसको सीलोटम भी कहते हैं। इसमें कौन कौन आता है, इसमें सीलोटम के कहा गया, कंसीडर किया गया है, राइट। दूसरा है हमारे पास लाइकोप्सीडा, ये पहला हो गया नंबर 1, ये हो गया नंबर 2। तो सीलोप्सीडा में एग्जांपल है सीलोटम का, ठीक है, ये एग्जांपल है सीलोटम। लाइकोप्सीडा में एग्जांपल दिए हैं सेलेजिनेला का और लाइकोपोडियम का, ये दो प्लांट्स में आ गए लाइकोप्सीडा में, दूसरी क्लास हो गई। तीसरी क्लास जो है फिनोप्सीडा, इसमें इकोसिस्टम आ गया, डायग्राम देखा था इकोसिस्टम का, इसकी एक्टिविटी है जो मैंने आपको दिखाया है, ठीक है। फिनोप्सीडा जो है इकोसिस्टम में आता है। और लास्ट है टेरिडोप्सीडा जो 4th क्लास है हमारी टेरिडोप्सीडा, इसमें ड्रायोपिटेरस, पेट्रस एंड एडिनिटम आ रहा है। इसके डायग्राम एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, आप बुक करेंगे, गूगल करेंगे तो वहां पे आपको मिल जाएंगे। आप देखना चाहते हैं, अगर क्वेरीज है तो आप डाल के देख सकते हैं, ठीक है, बहुत आसान होता है सर्च करना। तो सीलोप्सीडा आपको दो आखिरी 4 क्लासेस जरूर याद रखनी चाहिए। व्हाट आर द 4 डिफरेंट क्लासेस ऑफ योर टेरिडोफाइट? सीलोप्सीडा, लाइकोप्सीडा, फेलोप्सीडा एंड टेरिडोप्सीडा। सीलोप्सीडा का एग्जांपल सीलोटम, लाइकोप्सीडा का एग्जांपल सेलेजिनेला एंड लाइकोपोडियम, and Psilocybin example Equisetum and Pteridophyta example Dialopteris and Pteris and Ediditum। ये मैं आपको अगेन एग्जांपल के साथ में 5 स्टार क्वेश्चन के फॉर्मेट में दे रहा हूँ, क्योंकि मेजॉरिटी जो डिफिकल्ट क्वेश्चन कहते हैं सर बहुत मुश्किल क्वेश्चन था, वो उन्हीं तरह के क्वेश्चन के एग्जांपल पेश आते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक हमने समझा और हमारे पास टाइम आई थिंक 5 मिनट्स के आसपास रह गया है, समथिंग लाइक दिस। मैं देख लेता हूँ हाउ मच टाइम। यस, अभी 5-7 मिनट्स है, तो हम ऐसा करते हैं जिम्नोस्पर्म स्टार्ट कर लेते हैं, है ना। जिम्नोस्पर्म स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। वी हैव टाइम 5-7 मिनट्स, वी हैव 51 एंड अभी 53 हुए हैं, तो वी कैन स्टार्ट। तो अभी तक हमने जो पढ़ा, अभी तक हमने जिम्नोस्पर्म का इंफॉर्मेशन, जिम्नोस्पर्म हम स्टार्ट करेंगे, टेरिडोफाइट इंफॉर्मेशन में ले ली, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं जिम्नोस्पर्म को लेकर। छोटा है जितना कर लेंगे, अगर दोबारा रिवीजन में ले आएंगे कोई दिक्कत नहीं है। जिम्नोस्पर्म को नेकेड सीड प्लांट कहा गया है। नेकेड सीड प्लांट यानी सीड की कवरिंग नहीं होती है, सीड नेकेड है यहाँ पर, तो कहा गया है जिम्नोस का मतलब नेकेड एंड स्पर्मा का मतलब है सीड से, तो जिम्नोस्पर्म का मतलब हुआ नेकेड सीड प्लांट कहा गया। In which exactly ovules are not ovules, आप जानते हो, आपने एंजियोस्पर्म में पढ़ा है, ovules develop into seed, right, fertilization के बाद ovary develop into fruit after fertilization। तो यहाँ पर कहा गया है कि ovules are not, ये जो ovules हैं इनकी कवरिंग नहीं है, ovary wall नहीं है, are not enclosed by any ovary wall, कोई ovary wall नहीं हुई थी, ओव्यूल के सराउंडिंग में कोई वॉल नहीं है, तो ये एक्सपोज रहते हैं, क्या कहते हैं, खुले हुए रहते हैं, एक्सपोज रहते हैं गवर्नमेंट में, बोथ बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन से पहले भी एक्सपोज थे ये, फर्टिलाइजेशन के बाद भी एक्सपोज रहते हैं, कि आप जानते हो ओवरी की वॉल नहीं थी, तो ये कवर कैसे होंगे, कवर तो हो नहीं पाएंगे। तो सीड जो बना फर्टिलाइजेशन के बाद सीड बने, वो कैसे सीड बेचारे, जिनके ऊपर कपड़े नहीं थे,
जिनके ऊपर कपड़े नहीं थे, जिनके ऊपर वो नेकेड रह गए, ठीक है। तो नेकेड सीड प्लांट थे हमारे जिम्नोस्पर्म, ऐसे अलग है। चलिए आगे देखते हैं। Seed that develop post fertilization are not covered, वही बात इन्होंने दोबारा से एनसीईआरटी लिखी है नेकेड सीड के लिए। जिम्नोस्पर्म इंक्लूड मीडियम साइज ट्री, टॉल ट्री एंड shrubs आते हैं। जहाँ तक जिम्नोस्पर्म कह सकते हैं कि हाइट बहुत ज्यादा नहीं होती है, मीडियम साइज ट्री होते हैं ये। कुछ shrubs आते हैं जिनकी हाइट ट्री से थोड़ी सी कम होती है। तो shrubs एंड ट्रीज, टॉल ट्री, मीडियम साइज ट्री मिलते हैं। कुछ जिम्नोस्पर्म की हाइट ज्यादा मिलेगी, मैं जानता हूँ, लेकिन मेजर जिम्नोस्पर्म हैं उनकी हाइट बहुत ज्यादा नहीं है, राइट। और shrubs मिलते हैं, इसके कैटेगरी में आते हैं जिम्नोस्पर्म में ये सारे। One of the जिम्नोस्पर्म जिनको जाइंट रेडवुड ट्री कहते हैं, वो सबसे बड़ा ट्री है। यानी कि सारे जिम्नोस्पर्म की बात करें तो सारे जिम्नोस्पर्म बड़े नहीं है, लेकिन कुछ जो हैं उनमें से काफी साइज में लेंथ में बड़े रहते हैं। जैसे एग्जांपल है रेडवुड जो है, रेडवुड एग्जैक्टली सिकुआ ट्री, इसका नाम ही आपको याद रखना है। ये आपके जिम्नोस्पर्म है, लेकिन इनकी हाइट बहुत ज्यादा है। तो जिम्नोस्पर्म में सिकुआ प्लांट आपको याद रखना है, ट्री का नाम टॉलेस्ट ट्री है ये, टॉलेस्ट ट्री आता है। रूट जनरली टेप रूट सिस्टम कहते हैं। टेप रूट सिस्टम मतलब क्या होता है, एक मेन ब्रांच जा रहा है नीचे की तरफ, उससे साइड ब्रांच निकल रही है, लेकिन बहुत प्रोफ्यूज ब्रांचिंग नहीं होती है, जमीन में काफी गहरी जाती हैं टेप रूट सिस्टम। Roots are general. Root in some genera have fungal association. ये important point है आ गया। कुछ roots में कुछ प्लांट जो आपके जिम्नोस्पर्म के कुछ प्लांट ऐसे हैं, ट्रीज ऐसे हैं जिनके रूट्स में फंगस राइट क्या करती है, वहां पर एसोसिएशन करती है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन, को माइकोराइजा कहते हैं। क्या कहते हैं, माइकोराइजा। तो फंगस इन सम प्लांट्स ऑफ पाइनस के रूट के जाकर पास में एक एसोसिएशन करती है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन। वो नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम करते हैं वहां पे, फंगस वगैरह, और उसके हेल्प करते हैं, और उसके रिस्पात में आपका जो प्लांट है उसको खाना देता है, न्यूट्रिएंट देता है। तो दोनों का एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है, इसको माइकोराइजा कहते हैं। क्या कहते हैं, माइकोराइजा। तो माइकोराइजा इज व्हाट, माइकोराइजा इज अ फंगल एसोसिएशन विद द रूट ऑफ द पाइनस प्लांट, ठीक है। पाइनस के साथ में एसोसिएशन हो गया, दिस इज कॉल्ड व्हाट, माइकोराइजा। लेकिन कुछ साइकस की अगर बात करें, क्योंकि पाइनस भी टेरिडोफाइट जिम्नोस्पर्म है और साइकस भी जिम्नोस्पर्म है, तो साइकस के केस में माइकोराइजा नहीं मिलता है, वहां पर क्या होता है, स्पेशलाइज्ड रूट मिलती है, कोरोलाइड रूट कहते हैं, जहां पर कुछ साइनोबैक्टीरिया जो नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया होते हैं, वो साइकस की रूट के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन करते हैं और वहां कोरोलाइड रूट का फॉर्मेशन होता है। तो आपको याद होना चाहिए क्या कि कोरोलाइड रूट कहां मिलेगी, साइकस में मिलेगी, और आपके जो माइकोराइजा हैं वो कहां मिलेंगे, तो वो पाइनस में मिलेंगे। तो बच्चों क्या ये पॉइंट क्लियर है आपको? यस एवरीबॉडी, सिम्बायोटिक एसोसिएशन एंड का सर थोड़ा एंड का समझा दो यहाँ से। हाँ, लास्ट वाला दोबारा बता देता हूँ बच्चों कि दोनों को बता देता हूँ, दोनों पॉइंट, ठीक है। कि मान लीजिए मेरे पास पाइनस ट्री है, पाइनस ट्री की रूट में जाऊंगा मैं, तो वहां पर मुझे कुछ फंगस मिलेगी जो उसके रूट के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन कर रही है। सिम्बायोटिक एसोसिएशन का मतलब ये है कि आपका फंगस कुछ काम कर रहा है, नाइट्रोजन फिक्सिंग कर रहा है, कुछ काम कर रहा है, और उसके रिस्पेक्ट में आपका जो रूट है उसको खाना दे रहा है। दोनों मिलकर सिम्बायोटिक एसोसिएशन के रहे हैं, और ये फंगल एसोसिएशन को माइकोराइजल एसोसिएशन कहा गया। ये पाइनस की रूट मिलता है। दूसरा कैटेगरी मेरे पास ये है जहां मैंने ये बात की कि साइकस प्लांट के रूट्स में कुछ नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया, ब्लूरिनली कहते हैं, साइनोबैक्टीरिया नाम दिया गया, जो नाइट्रोजन फिक्सिंग के लिए इंपॉर्टेंट हैं, वो इस साइकस की रूट में मिले। तो ये नाइट्रोजन फिक्सिंग को दे रहे हैं, और जो प्लांट है, जो ट्री है साइकस का, वो उसको फूड दे रहा होगा, दोनों में सिमिलर एसोसिएशन हो गया। तो ये एसोसिएशन
को कहा गया कोरोलॉइड रूट, कोरोलॉइड रूट नाम दिया गया, ठीक है। तो ये साइकस में मिलता है कोरोलॉइड रूट, और आपका जो माइक्रोराइजल एसोसिएशन है ये पाइनस में मिलती है। नाउ यू पीपल टेल मी एनी डाउट रिगार्डिंग ऑल दिस पॉइंट, क्या सारी चीजें क्लियर हैं? यस सिद्धांत, नंदिनी, सरीना, दिव्यांशी, यस सर। ठीक है बच्चों, ऑल द बेस्ट। चलो यहाँ तक कर लिया, आगे इसको एक रिवाइज करना, मैं इसको YouTube चैनल के ऊपर पब्लिश कर दूंगा जल्दी ही, ठीक है। तो बाई चांस कोई चीज छूट जाती है तो वहां पे जाके आप रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। कक्षा लाइव चैनल पर मिलेगा आपको, वहां पर मैं आपको मेंशन कर दूंगा, ठीक है। चलो आप शेयर कर सकते हो सभी के साथ, दूसरे दोस्तों की जो आपको आपको बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, आप उनकी मदद करना चाहते हो। देखो एजुकेशन स्प्रेड करने से बढ़ती है, कम कभी नहीं होती है। आप ये मत समझना से कंपटीशन हो जाएगा सर, ऐसे तो ऐसा कभी नहीं होता बच्चों। जो बच्चा पढ़ता है चाहे कितने भी रिसोर्सेज दे दें वो बच्चा पढ़ ही जाएगा, और जो बच्चा नहीं पढ़ेगा उसको चाहे कितनी मर्जी रिसोर्स दे दो फिर भी नहीं पढ़ेगा। लेकिन आप अगर किसी फ्रेंड की किसी की हेल्प करते हो तो कहीं ना कहीं आपकी हेल्प करने के लिए कोई ना कोई तैयार होगा, ठीक है। चलिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय। Thank you, sir. बाय बच्चों, sir. बाय थैंक यू सर। बाय।